वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्य तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस की, जो कह सकते हैं नीट और IIT जेईई में और या बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से हम थ्योरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन इसमें देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं परबल विद्युत अपघट बेरियम हाइड्रोक्साइड के तन जलीय विलयन के लिए 1/2 गुणक I है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर बात करें, कह रहा परबल विद्युत अपघट, तो परबल विद्युत अपघट मतलब ये होता है ऐसा विद्युत अपघट जो क्या हो जलीय विलयन में कंप्लीटली क्या हो डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली कह सकते हैं आयनित हो जाए या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए। ठीक है, तो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है 1/2 गुणक का मान बताइए। तो 1/2 गुणक I बराबर आप जानते हैं, पहले इसके रिएक्शंस को लिखते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है और इसका अगर हम तन जलीय विलयन में देखें तो ये क्या होगा, आयनित होगा, यानी Ba2+ हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम आयन हो गया, यह हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो अगर बात करते हैं I, तो I बराबर क्या होता है जानते हैं, I = होता है वियोजन के पश्चात आयनों की संख्या या अणुओं की संख्या या कणों की संख्या आप दे सकते हैं। उसके बाद बटे क्या हो जाएगा, वियोजन से पूर्व आयनों की संख्या। क्लियर, तो वियोजन के पश्चात आयनों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व आयनों की संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बात करें ये वियोजन से पूर्व है, इसका मतलब इसमें कुल एक ही अणु है, या आयनों की संख्या लिखे या अणुओं की संख्या, तो यहाँ क्या है एक ही अणु है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं वियोजन के पश्चात आयनों की संख्या, तो वियोजन के पश्चात आयनों की संख्या, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर आयन दिया हुआ है, तो आयन देख रहे हैं यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड 1 है, इसके चार्ज को हमें नहीं देखना है, इसकी संख्या को देखना है कितनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 है और यहाँ पर कितना है आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 2 तो हो जाएगा कितना 3, तो हम कह सकते हैं 3/1 = कितना जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है तो आप ये ना लिख करके आप डायरेक्ट ये ले सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कितने आयंस मिल रहे हैं, 3 आया है, तो डायरेक्ट आप 3 ले सकते हैं। क्लियर, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आप बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जल के लिए जो है KF का मान, ठीक है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है कितना आपका 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। यदि कह रहा है यदि आपके ऑटोमोबाइल रेडिएटर में 1.0 किलोग्राम पानी यानी 1 किलोग्राम पानी भरा हो तो विलयन के हिमांक को -2.8 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल के कितने ग्राम मिलाने होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसमें हम समझ लेते हैं कि ऑटोमोबाइल रेडिएटर, तो रेडिएटर जानते हैं, रेडिएटर में क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कार है, ठीक है, तो इसको क्या होता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, अब रेडिएटर में जब पानी भर देते हैं तो ये तो जो सामान्यतः ताप वाले जगह होते हैं वो तो चलता है, लेकिन आप जब ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो जब माइनस में चला जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ठंडा हो जाएगा, यानी बर्फ में बदल जाएगा। तो जब बर्फ में बदल जाएगा तो इसका मतलब है रेडिएटर काम करना क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, काम करना बंद कर देगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, उसके जो है हिमांक को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो हिमांक को जब क्या करेगा, हिमांक में कमी आ जाएगी तो हम कहेंगे इसलिए वो क्या होगा, माइनस में वो मतलब माइनस टेम्परेचर अगर है तो वहां पर भी वो रेडिएटर काम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन उसमें उससे रिलेटेड कुछ दिया था। तो यहाँ पर दे रहा है कि कह रहा है कि KF जल के लिए KF का मान, ठीक है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक की वैल्यू, तो पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में कर देखते हैं। गिवन तो KF = क्या है आपका 1.86 है केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है यदि आपके ऑटोमोबाइल रेडिएटर में 1 किलोग्राम पानी भरा हुआ है तो पानी क्या होगा, आपका विलायक होगा। ठीक है, तो WA = मान लेंगे क्या है आपका 1 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो विलयन के हिमांक को -2.8 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाना है, यानी वो विलेय है, तो विलेय को हम किससे मानते हैं, WB से। तो कह रहा है वो कितने ग्राम मिलाने होंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम दिया है, तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 आप क्या कर सकते हैं, ग्राम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कितना रहेगा, तो आप जानते हैं कि और इसके जो है हिमांक को कह रहा है -2.8 डिग्री सेल्सियस तक कम करा गया, यानी उसके हिमांक में जो अवनमन हुआ वो ΔTF दिया हुआ है कितना 28 डिग्री सेल्सियस। माइनस लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, अब आप फार्मूला लगाते हैं तो ΔTF = क्या होता है, अगर आप फार्मूला देखते हैं ΔTF = होता है KF होता है × M, यानी उसकी मोलैरिटी के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू क्या जाएगा, एम होगा। एम मतलब क्या, मोलैलिटी है या मोललता है जिसे कहेंगे। और मोललता इक्वल टू आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है। तो विलायक मतलब क्या है, एनबी यानी विलय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक यानी डब्ल्यू ये हो जाएगा। अब ग्राम में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या हम कर सकते हैं के एफ इक्वल टू, अब विलय के मोलों की संख्या है तो विलय के मोलों की संख्या को क्या लिखा होगा, विलय का भार बटे क्या होगा, विलय का भार हो जाएगा, एम भी हो जाएगा इंटू डब्ल्यू ये हो जाएगा। किसमें है, ग्राम में आप लिख रहे हो तो यहाँ पर 1000 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये हमें क्या होता है, फार्मूला मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो इस टाइप से आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एमबी हमें दिया नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो C2 है, H6 है, O2 है, A है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, फार्मूला CH2OH होगा और CH2OH होगा, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इसमें जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कीटोन और एल्डिहाइड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आगे हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पर इसका लिखते हैं का अणुभार जो है हम कैसे लिखेंगे, एमबी से लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कार्बन है, कार्बन 2 है और इसका कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12 होता है। प्लस लिखेंगे आप यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 लिखेंगे, और 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। प्लस आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है और इंटू क्या लिखेंगे आप, 16 लिखेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24 24 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 16 दूनी 32 32 हो जाएगा, तो यानी 32 30 हो जाएगा, 30 यानी 62 आ जाएगा, यानी 62 ग्राम प्रति क्या हो जाएगा आपका मोल आ गया, ठीक है। तो इसका एमबी भी हमें मिल गया। तो हमें चाहिए क्या, डब्ल्यू बी, ठीक है। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, अब यहाँ डब्ल्यू बी है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ हो जाएगा, इंटू हो जाएगा एम बी हो जाएगा, ऊपर जाएगा एम बी और इंटू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए हो जाएगा। डब्ल्यू ए किसमें है, ग्राम में है, ठीक है। अपान हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, के एफ हो जाएगा, के एफ लिखेंगे इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई जो है वो क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप रख दीजिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना रखा, 2.8 दिया हुआ है, और एमबी की जो वैल्यू है, एमबी का वैल्यू हमने 62 अभी निकाला हुआ, 62 लिखेंगे। और डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना है, 1000, ठीक है, ग्राम है तो 1000 लिखेंगे, डिवाइड बाई के एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 1.86, के एफ की वैल्यू क्या है आपका 1.86 है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, 1000 उड़ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2.8 इंटू, अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाना है तो इसको 0 लिख सकते हो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 280, ठीक है। तो इसको 280 कर दीजिए और इसको 186 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 186, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 93 पॉइंट समथिंग आएगा, 93.33 आ जाएगा ग्राम, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और उसको देख लेंगे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है AI ट्रिपल ई में पूछा गया था 2012 में। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आप यदि एनसीईआरटी को कम्प्लीटली आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप कोई भी कंपटीशन आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी है कि आपको एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, और चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो या फिर AI ट्रिपल ई हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, तो पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर करना होता है। तो आप 11th और 12th का एनसीईआरटी पहले क्लियर कर लीजिए। और ये जो चैनल है मेरा एम जो है वो यही है कि एनसीईआरटी आपका क्लियर हो जाए और धीरे धीरे फिर हम लोग क्या करेंगे, नीट और IIT JEE या फिर AI ट्रिपल ई और जीपर हो गया, तो इन सब की हम क्या करेंगे, तैयारी प्रिपरेशन करेंगे। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर देखिए JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन था, इस बार आया था 2019 में, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि जो है इसका क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कच्छ ताप पर यूरिया का 1 टन विलयन, ठीक है, 0.60 ग्राम यूरिया को, ठीक है, 360 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। यानी यूरिया का 1 टन विलयन बनाया गया है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका 360 ग्राम क्या किया गया है, वाटर मिला दिया गया है, और उसमें क्या है आपका 0.6 ग्राम इसमें क्या है आपका यूरिया है। तो 0.6 ग्राम क्या है आपका यूरिया दिया हुआ है, ठीक है, मिला दिया गया है, और मिला करके क्या किया गया है, इसका 1 टन विलयन बना दिया गया है। तो कह रहा है कच्छ ताप पर रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ताप पर यदि शुद्ध जल का, यानी ताप कांस्टेंट है, टेम्परेचर नियत है, तो कह रहा है यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 35 mmM हो तो, Hg हो तो यहाँ पर जो है शुद्ध जल का वाष्प दाब, ठीक है, जो कितना दिया है 35 mmHg, यानी जब हमने यूरिया नहीं मिलाया था तो उस समय जो इसका वाष्प दाब था, ठीक है, वो कितना था जल का 35 mmHg है, तो वाष्प दाब का अवनमन होगा, यानी वाष्प दाब का अवनमन यानी वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉल्यूशन है,
नहीं पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो कह रहा है यूरिया है, तो यूरिया क्या है, बिले है, तो बिले को हम WB से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसको लिखेंगे बिले का भार 0.6 ग्राम। क्लियर। उसके बाद कह रहा है वाटर है, यानी WA यानी विलायक है, 360 ग्राम है। ठीक है, जो कम होगा वो विले, जो ज्यादा होगा वो विलायक कहेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया। उसके बाद क्या रहा है कि इसका जल, शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल के लिए क्या लिखते थे P0 लिखते थे, तो P0 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 35 mmHg। ठीक है, तो कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन, तो वाष्प दाब में अवनमन मतलब डेल्टा P होता था, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो पिछला वीडियो हमारा देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हमने फार्मूला देखा था, डेल्टा P बाई क्या था आपका P0 इक्वल टू क्या था आपका XB था, क्या था XB था। ठीक है, तो XB क्या था, विलेय का मोल प्रभाव था, तो अगर इसको लिखते थे तो डेल्टा P बाई क्या लिखते थे P0 लिखते थे। अब XB इक्वल टू क्या होता था, मोलों की संख्या अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे सॉरी मोल प्रभाव बराबर क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाव बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या प्लस क्या हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो इसमें हम बात करते थे तनु विलयन के लिए। अगर हम बात करें तनु विलयन, यहाँ देखिए दिया हुआ है तनु विलयन, तो तनु विलयन के लिए क्या होता था, NB की वैल्यू हम नेगलेक्ट मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो विलायक की तुलना में देखिए विलायक कितना है आपका 360 ग्राम है और विलेय कितना है 0.6 ग्राम है, यानी 1 ग्राम भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें यूरिया के मोलों की संख्या क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं बहुत कम है, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा उसको लिख सकते हैं डेल्टा P बाई क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू NB बाई क्या हो जाएगा NA हो जाएगा। क्लियर, NB बाई क्या हो जाएगा आपका NA हो जाएगा। या इसी को और अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू बाई P0 इक्वल टू क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। क्लियर, और ये भी बटे हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू, यहाँ देख रहे हैं NA है, NA मतलब क्या हो गया विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हो, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो विलायक अणुभार कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम MB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं MB। क्लियर, यहाँ पर देख रहे हैं कि यूरिया का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यूरिया क्या है आपका विलेय है, क्या है आपका विलेय है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें MB की वैल्यू दे दी गई है, MB बराबर कितना है आपका 60 ग्राम प्रति मोल है। और उसके बाद और अगर हम MA की यहाँ पर बात करते हैं तो MA क्या है आपका वाटर, यानी जल मिलाया गया है, यानी विलायक का अणुभार। तो विलायक का अणुभार क्या होगा, यानी जल का अणुभार जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 18। जल का क्या होगा H2O का निकाल लीजिए, H2O का अगर निकालेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसका अणुभार 1 होता है। और इसका बात करें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का संख्या 1 है और इसका अणुभार कितना होता है 16, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो यानी MA इक्वल टू क्या जाएगा आपका 18 ग्राम प्रति मोल, 18 ग्राम प्रति मोल। अब इसमें वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा P हो जाएगा इक्वल टू P0 है। ठीक है, तो P0 उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइडेड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो WA की वैल्यू देखिए, WB की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 0.6 है, और MA की वैल्यू देखिए, MA की वैल्यू कितना 18 है, 18 लिखेंगे। MB की वैल्यू देखिए, MB की वैल्यू 60 है तो यहाँ 60 लिखेंगे। WA की वैल्यू देखिए, WA की वैल्यू 360 है, यहाँ 360 लिखेंगे। और यहाँ अगर P0 की बात करते हैं तो इसको अगर उठाएं तो यहाँ ले जाके रख देंगे, यहाँ पर डिवाइडेड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो P0 की वैल्यू कितना है आपका 35 है, कितना है आपका देखिए यहाँ पर 35 है। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे लिखेंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो 2 आ जाएगा यानी 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका दशमलव अगर हटाते हैं तो नीचे क्या होगा 0 बढ़ जाएगा, तो 6 लिख सकते हैं और इंटू 35 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60, एक 0 और बढ़ा देंगे उसके बाद 220 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 हो जाएगा या, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है, और 100 हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 35 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 और इंटू यह आ जाएगा 200, क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा देख सकते हैं, तो 2 1 2 आ जाएगा, यानी 1 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 2, ठीक है, और उसके बाद है 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.017, ठीक है, 5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.017 mmHg। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा 0.0175 mmHg। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.017 mmHg आ जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, बच्चों देखते हैं कि ये नीट IIT जेई के जो मेन के क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कि आप जाकर के 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपया ले जाकर के भर दो, उसके बाद जो है आपका एनसीईआरटी क्लियर ही ना हो तो वहां पर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो पहले आप एनसीईआरटी क्लियर करिए, और एनसीईआरटी आपका क्लियर है तो मुझे लगता है कि आप नीट हो या IIT हो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं और एक चौथे की यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी जेईई मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका कह सकते हैं बोर्ड के एग्जाम से भी कह सकते हैं कि इजी है, ठीक है। कैसे देखिए, एक विलायक के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है। मोलर अवनमन स्थिरांक मतलब KF, तो गिवन लिखेंगे आप, गिवन है KF इक्वल टू कितना दिया है आपका 4.0 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है K2SO4 के 0.03, ठीक है, 0.03 मोल पर किलोग्राम। आप जानते हैं कि मोल पर किलोग्राम मतलब क्या होगा, मोललता की बात कर रहा है। तो यानी ये मोललता यानी यम दिया हुआ है, यम इक्वल टू 0.03 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो मोल पर किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मोललता का होता है, ठीक है। कह रहा है K2SO4 के 0.03 मोल पर किलोग्राम विलयन के लिए विलायक के हिमांक में गिरावट होगी। तो विलायक का हिमांक में गिरावट मतलब अवनमन यानी डिप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हो रहा है उसकी बात कर रहा है, यानी डेल्टा TF। तो डेल्टा TF पूछ रहा है ये क्या होगा। कह रहा है इसमें कंडीशन दिया है, मान लीजिए विद्युत अपघट्ट का वियोजन पूर्ण रूप से होता है। तो वियोजन पूर्ण रूप से हो रहा है K2SO4 का, इसका मतलब है कि वो क्या है, परबल विद्युत अपघट्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई का वैल्यू यहाँ पर 1/2 का नियम भी लगाएंगे, 1/2 आई का जो है 1/2 गुणांक भी निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं रिएक्शन की तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो K2SO4 है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं 2K प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक है, यानी मॉलिक्यूल्स कितना 1 है। यहाँ पे आयंस अगर बात करें तो 2 + 1 इक्वल टू कितना है आपका 3 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं, वियोजन से ये वियोजन के पश्चात यानी कह सकते हैं आफ्टर द डिसोसिएशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर द डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर द डिसोसिएशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब आप फार्मूला लगा देंगे। तो डेल्टा TF है, तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू, आप जानते हैं KF इंटू एम होता है, KF इंटू क्या होता है, एम होता है। लेकिन यहाँ पर आई फैक्टर आप लगाएंगे तो इसलिए इसका फार्मूला चेंज करके क्या लगाएंगे आप, KF इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया, तो यहाँ 3 लिखेंगे। KF की वैल्यू देख रहे हैं आपका कितना 4 है, 4 लिखेंगे, और इंटू एम की वैल्यू देख रहे हैं 0.03 है, तो आप 0.03 लिखेंगे, क्लियर। तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12, 12 तियां 36, तो यानी 0.36 आ गया केल्विन। तो देख रहे हैं 0.36 केल्विन, यानी आंसर आपका पढ़ते आ गया। तो इतना आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फार्मूला डायरेक्ट पता है, डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू एम। अगर इसको देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ मन में याद कर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आयंस है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू 3 आ गया। फर्स्ट से आप वैल्यू रखे, आंसर आपका तुरंत आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है 1 टन विलयन की मोललता को 2 गुना किया जाता है तो मोलर अवनमन स्थिरांक KF क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो कह रहा है कि मान लीजिए पहला जो है इसका M1 जो है वो X रहा होगा, यानी उसकी मोललता जो है वो क्या रहा होगा, X रहा होगा। बाद में क्या हो जाए, M2 कह रहा है 2X हो जाए, M2 क्या हो जाए आपका 2X हो जाए, ठीक है, कर दिया जाता है। तो मोलर अवनमन स्थिरांक पर क्या फर्क होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो KF पर क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि इसका हिमांक अवनमन का फार्मूला जानते हैं आप, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 1 मान लें, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं KF, तो KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। तो ये मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है। इसी टाइप से दूसरा जब निकालेंगे तो ये मान लीजिए 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसी प्रकार से क्या लिखोगे, KF2 पर डिवाइड कर दोगे तो इसका भी इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, डेल्टा TF2 लिखोगे, अपान क्या हो जाएगा M2 लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ लिख लेंगे बराबर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डेल्टा TF और डेल्टा TF कैंसिल, और बचा क्या आपका M2 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो KF1 बाई क्या हो जाएगा, KF2 हो जाएगा, क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 ऊपर जाएगा। तो M2 जब ऊपर जाएगा और ये M1 नीचे, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे 2, M2 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x लिखोगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका KF1 अपान क्या हो जाएगा, KF2 इक्वल टू हो जाएगा 2, और यह हम लिख सकते हैं KF2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हो जाएगा
के एफ 1 बाई क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका आधा हो जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है? तो आधा हो जाएगा, तो यही आप आंसर लगाएंगे, तो जो कि क्या हो जाएगा, आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप मैथमेटिकली ऐसे डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली सही है, यानी आधा तो आना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपल सी बात जानते हैं कि मोलर अवलंबन स्थिरांक जो होता है वह विलयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, विलयन की सांद्रता पर या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी वह विलय की प्रकृति पर, विलय की क्या होता है, प्रकृति पर ही निर्भर करता है। तो जो प्रकृति पर निर्भर करेगा तो इसका मतलब है कि वह उसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप 1 मोल लो, 2 मोल लो, 3 मोल लो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम याद करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी आंसर होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी इसमें बात थी। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको लगा कि ये याद रहेगा आपको लाइफ में कि ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि केएफ जो होता है, यानी विलयन का अगर बात करें कि मोलर अवनमन स्थिरांक, तो मोलर अवनमन स्थिरांक जो होता है वह विलयन की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, उसकी सांद्रता पर नहीं, या कह सकते हैं उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर नहीं। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हमें कहेंगे चाहे आप मोलरता कितना भी बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसमें जो मोलर अवनमन स्थिरांक होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित ही रहेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।